लॉन्ग मार्च का फैसला अवामी दबाव पर किया। इसका असल मुद्दा हुकूमत गिराना नहीं। डॉक्टर रिजवान की भी मुझे जो नौकरी है वो भी खतरे में लग रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। किसी ने क्या खूब कहा है कि 100 साल में बूझी जो पहेली कोई तो बूझ भी खैर से पहेली निकली। उर्दू लुगत में पहेली उस जुमले या कलाम को कहते हैं जो जू मानी हो या इसके मानी को अल्फाज की ओट में कसदन इस गर्ज से छुपा कर रखा गया हो कि मुखातिब की सूझबूझ बासानी इसका मतलब ना जान सके। ये पहेलियां आज मुझे सियासत की सूरत हाल देख कर याद आ गई, क्योंकि इस वक्त सियासत में भी बूझो तो जाने वाला मामला चल रहा है। बहुत देर से लॉन्ग मार्च का शोर मचा है, जिसके लिए पीडीएम बेकरार थी और है, मगर पीपल्स पार्टी तो इससे भी होशियार निकली, जिसने पीडीएम से पहले 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। दावा यह किया गया कि आवाम की जान नालायक हुकूमत और महंगाई से छुड़ाने के लिए लॉन्ग मार्च होगा। मगर यह सिर्फ एक सियासी पहेली थी। अब इस पहेली का जवाब बिलावल भुट्टो ने खूब बता दिया है कि लॉन्ग मार्च का फैसला अवामी दबाव पर किया। इसका असल मुद्दा हुकूमत गिराना नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा है। पहले का जवाब मिल गया, मगर लॉन्ग मार्च फिर भी होगा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ, क्योंकि सियासी पहलुओं की इन पहेलियों की समझ अवाम को देर से आती है। एक और अहम मामला जो पहेली बना है वो शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस की तहकीकात करने वाले FIA अफसरों की वापसी का मामला है, जिनके तबादले मनसूख करके किसे क्या पैगाम दिया गया है, इस पहेली का जवाब वक्त ही बताएगा। मगर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जवाब दे दिया है, वो भी अटॉर्नी जनरल को, जिन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर इन्हें तंबीही चिट्ठी लिखी थी। शहबाज शरीफ ने जवाबी चिट्ठी लिखकर अटॉर्नी जनरल के इस खत को तौहीन अदालत भी करार दे दिया और साथ ये भी कहा कि वो सियासी मकासद के लिए लिखे गए इस खत पर कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मगर क्या वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी एक पहेली है। सबसे बढ़कर इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सेहत एक पहेली बनी हुई है, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लीगी कायद की पाकिस्तान वापसी का सफर खतरनाक साबित हो सकता है। पहली तो यह भी कही जा रही है कि लंदन में बैठे नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका में बैठे डॉक्टर ने कैसे लिख डाली, ये वही जाने। मगर अवाम को यह पहली समझ नहीं आ रही कि लंदन में नवाज शरीफ का ये कैसा इलाज चल रहा है। ताजा खबर यह है कि नवाज शरीफ ने लंदन से 255 मील दूर, यानी तकरीबन 500 किलोमीटर दूर नेल्सन में एक फैक्ट्री का दौरा किया है। ये दौरा कारोबारी नौयत का था, मालूमाती था या पर तफरीही। और इस 255 मील के तवील सफर से मियां साहब की सेहत पर क्या असरात पड़े होंगे। क्या वो पाकिस्तान वापसी का सफर भी करेंगे या फिर इसके लिए वो किसी यकीन दहानी की तलाश में हैं। ऐसे ही सवालात और सियासी पहेलियों के जवाब तलाश करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब इन पहेलियों को मेरे साथ मिलकर बूझेंगे। बाबर साहब, आपको ये पहली समझ आई कि डॉक्टर ने कहा है, उनके डॉक्टर ने, कि वो मेडिकल फैसिलिटी से, इंस्टीट्यूशन से दूर नहीं जा सकते। आम लफ्जों में किसी हॉस्पिटल क्लिनिक से दूर नहीं, उसके करीब रहना है। और एयरपोर्ट रश की जगह पर जाना तो उनके लिए बिल्कुल एक ऐसे जैसे कत्लगाह वो चले गए हैं। 255 मील 500 किलोमीटर का सफर, फैक्ट्री में जाना और इतने जहनी तनाव में, इतने शदीद जहनी तनाव में, वो टेक्टोस वो जो बीमारी है जिससे वो दिल इतना खतरनाक हो जाता है, वो औरतों में 90% औरतों में बीमारी, उसके साथ इस तरह फैक्ट्री का दौरा, कुछ आप पहली मुझे बूझ कर जरा समझाएं। उसामा साहब, जो मेरी इतलात हैं, ये हसन नवाज का ये वेंचर है, वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और उनके इसरार पर नवाज शरीफ जो है उस फैक्ट्री का उन्होंने दौरा किया, अपने बेटे की फैक्ट्री का दौरा किया है। और ये कोई आजकल का नहीं है, ये कोई महीना पहले का दौरा है, जिसकी फुटेज अब सामने आई है, ये भी मैं आपको बता दूँ। दूसरी तरफ जो ख़त लिखा गया हाई कोर्ट को जो नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, ये जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक ये ख़त जो है, ये शहबाज शरीफ को जो अटॉर्नी जनरल ने ख़त लिखा है, ये उसके जवाब में ये ख़त लिखा गया है। शहबाज शरीफ पर जो दबाव बढ़ रहा है, अच्छा, उन पर जो अदालती दबाव बढ़ रहा है कि जी गवर्नमेंट का दबाव बढ़ रहा है कि जी वो ग्रंटर हैं और अच्छा, उनको हम खींचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस सारी चीज़ को काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ ने वहाँ से एक ख़त लिखा है कि भाईजान मेरा भी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, अच्छा, मुझे टाइम लगेगा
और शहबाज शरीफ का जो दबाव पड़ रहा है वो उससे रिलीज़ होगा, क्योंकि गारंटर है, वो ये कह रहे हैं कि उसको वापस लेके आओ, वो तो ठीक है। अब जो ये ख़त आ गया कि ना वो ज़हनी तनाव का शिकार है, ज़हनी दबाव का शिकार है, वो जहाज़ पे सफ़र नहीं कर सकता, वो नहीं आ सकता। मेडिकल रिपोर्ट है सर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है उसामा साहब, मेडिकल रिपोर्ट ये होती है कि आप लैब की रिपोर्ट भेजें, लैब की रिपोर्ट जो है उस पर जो सारे इशारे होते हैं, सारी जो सिचुएशन होती है वो बड़ी क्लियर होती है। टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं है। पहली बात यह है कि ये एक डॉक्टर की ओपिनियन है नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, जो उनकी करंट सेहत है उसके हवाले से। तो डॉक्टर की वो क्यों नहीं मान रहे सर? वो इतनी दूर चले गए इंस्टीट्यूशन से दूर, क्या वहां भी देखा गया? सर डॉक्टर ने कहा कि आपने जहाज या एयरपोर्ट के करीब नहीं जाना, वो तो उससे दूर गए, वो मजीद दूर चले गए ना, 255 किलोमीटर। सर मेडिकल फैसिलिटी का उसमें लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है कि मेडिकल फैसिलिटी के आपने करीब रहना है, उससे दूर नहीं जाना। तो इसका मतलब है नेल्सन में भी इस फैक्ट्री के करीब भी ज़हनी दबाव के लिए बेचारा कोई सफ़र कर ले, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं कुछ और चीज़ें भी हैं। जी जी। एहसन बून जो है उन्होंने जो पटिशन की है, मेरी इत्तलात के मुताबिक आज से 1 महीना पहले एहसन बून और तारड़ साहब जो है उन्होंने लंदन का दौरा किया था। अच्छा। नवाज शरीफ से भी मिले, उसके अलावा वो उस वक्त जहांगीर तरीन भी वहाँ पर थे और उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन जो है वो जो नवाज शरीफ के राइट हैंड हैं नासिर भट्ट साहब, उनके फार्म हाउस पर गए और वो भी उनसे मिले। क्योंकि नवाज शरीफ जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी कि जहांगीर तरीन का नवाज शरीफ से रब्ता हुआ या उनसे मिले हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं मिले थे, इनडायरेक्टली इनकी आपस में मुलाकात, इनडायरेक्टली वो एक दूसरे के से उनकी मुलाकात हुई और नासिर भट्ट उसमें फैसिलिटेटर, नासिर भट्ट मशहूर वो वीडियो मेकर जी, जो नवाज शरीफ का राइट हैंड है लंदन में। तो ये जो एहसन बून मिले, जहांगीर तरीन से भी मिले, मियाँ नवाज शरीफ से भी मिले, उसके बाद आके उन्होंने ये पिटीशन दायर की है। और मियाँ साहब इसको बड़ा यकीन है, उनको बड़ी उम्मीद है कि इस पिटीशन, ये जो पिटीशन है, इससे उनके हक में फैसला आएगा। अच्छा। और इसके बाद वो पाकिस्तान में सफ़र करने की ट्रैवल करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि अगर इनके हक में फैसला आ जाता है वो तो वही डॉक्टर साहब जो हैं, नहीं अब वो उस पर इतराज़ात लग के वापस हुए हैं, अब वो दोबारा उसको उस पर वो उसके खिलाफ अपील में जाएंगे और उस अपील के बाद वो फिर उनको बड़ी उम्मीद है कि ये जो इसकी समाअत स्टार्ट हो जाएगी। गुलाम रज़ा साहब, इसका मतलब है कि एक नई रिपोर्ट उसके बाद आएगी, पहले यहाँ से तो कोई रिपोर्ट आ जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद अगली रिपोर्ट आएगी। लेकिन शेख रशीद साहब बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। उन्होंने कहा है जी ये बदनसीबी है कि नवाज शरीफ बदनसीब इंसान है, जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब बतौर वज़ीर दाखिला उनके नसीब पर क्या कहेंगे जो आज तक उनको वापस नहीं ला सके थे? सबसे बड़ी बात इसमें जो लतीफ़ा ये है कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि उनकी बदनसीबी है कि मुल्क से बाहर हैं। वो जिस दिन मुल्क के अंदर होंगे शेख साहब की बदनसीबी शुरू हो जाएगी। अच्छा। वो उन हालात के वो ये तो दुआ करते हैं शेख साहब के वो ना ही आएँ किसी तरह से भी। देखिए जो भी सियासी रहनुमा हैं किसी भी हवाले से, बेशक ये बीमारी है और ये तो एक तयशुदा अमर है कि उनको बीमारियाँ तो हैं, लेकिन इस तरह की सीवियरिटी कि वो सफ़र नहीं कर सकते या वो वहाँ पे उनको मेडिकल फैसिलिटी के बिल्कुल पास रहना है। ज़ाहिर है अब उनकी एज इस तरह की है, आम बंदा पाकिस्तान में अगर 50 साल का होगा तो उसको भी शुगर, ब्लड प्रेशर और छोटे मोटे दीगर मामलात ये तकरीबन हर घर में हर बंदे कोई 50 साल के को ये तकरीबन हैं। और वो उनकी लाइफ तो ज़ाहिर है जिस तरह से टेंस वो गुजरी है और सबसे ज़्यादा वो निकाले गए हैं और सबसे ज़्यादा रायतें भी उनको मिली हैं। तो उस हवाले से हम अगर देखें तो उनको बीमारियां तो हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल जो है वो जिस तरह से कर रहे हैं इस वक्त, सियासतदान तो सियासतदान लोग भी अब बार बार ये जिक्र करना शुरू हो गए हैं कि उनको आना चाहिए, उनको अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए और जो भी उन्होंने जदोजहद करनी है या बात करनी है वो पाकिस्तान आके करें, ना कि वो लंदन में बैठ के करें। देखिए वो तो नून लीग तरफ से ये मरीम साहिबा का वो ट्वीट शेयर करना कि यानी वापस आ जाएं और वो सारा सराइकी का वो एक बड़ा मामला चला, उनके खुद मियाँ जवेद लतीफ़ से लेकर दीगर लोग कहते रहे आ रहे हैं या सादिक साहब कहते रहे, लेकिन उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये तो बिल्कुल ही एक अजीब बात है। और फिर ऊपर से उनका इस फैक्ट्री का दौरा, आप ये देखें, क्या इनके बयानिए को ये धचका लगेगा, कोई सियासी तौर पर कुछ मसला आएगा या कारकुनों को जो बाबर साहब कहते हैं जी उनको ये रखने के लिए, एंगेज रखने के लिए नहीं, मियाँ साहब कभी भी वापस आ सकते हैं, तो इससे एक धचका तो है, एक इशू तो मिल गया ना हुकूमत को जो दबी हुई थी महंगाई और दीगर मामलात में, तो उसने देख लिया कि जनाब अब सारे शोज इसी पर होंगे कि ये मियाँ साहब क्या करते फिर रहे हैं, तो जनाब पता नहीं फैक्ट्री, और बाबर साहब की खबर ये है कि वो तो फैक्ट्री भी वो जनाब असल में इनके बेटे की है।
वो फैक्ट्री जो है जिसमें ये गए, उनके साथ इनके कारोबारी मामलात तो हैं, और ये तो खैर दावत थी उनकी, लंच करने गए थे महीना पहले। वाकईतन सही बात है, ये महीना 1.5 महीना पहले की ये फुटेज है उनकी। अच्छा। और ये बिल्कुल ताज़ी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनका वहाँ पे रहें या यहाँ पे रहें, हुकूमत के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ उनके जहनों पे सवार है। कल पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जी टिक्कर चलते रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट के और मियाँ नवाज शरीफ के, और ये कुछ बयान था फवाद चौधरी साहब का, लेकिन उसके साथ रख के टिक्कर भी चले हैं पीटीवी पे। तो अब ये देखें किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरफ जा रही हैं। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को जिस तरह हम तो कह सकते हैं कि वो आएँ, आगे फेस करें, लेकिन उनकी जहाँ पे बातचीत हो रही है, जहाँ वो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उनकी तरफ से भी उन्हें कहा जा रहा है कि अभी आप ना आए, आपको मुनासिब वक्त आपको बताएंगे जब आएंगे। अच्छा। तो वो ये बात तो बताएं जो बाबर साहब लेकिन ने आप बात की है देखें कि सुप्रीम हम कोर्ट में जो दरखास्त है उसके हवाले से जरा बताइएगा। हम महंगाई की बात नहीं कर पा रहे, हम बेरोज़गारी की बात नहीं कर पा रहे, हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि नाहली का क्या हाल है। हमारे महंगाई आज सर 20 करोड़ डॉलर हम श्रीलंका को कर्ज दे रहे हैं सर, 20 करोड़ डॉलर कर्ज श्रीलंका को दे रहे हैं। पाकिस्तान आप देखें कर्ज लेने नहीं देने वाला बन रहा है, कमाल हो गया ये। खुदा का वास्ता है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बातें इस तरह बाहर हमें लोग मारेंगे अगर इस तरह की हम बातें कर रहे हैं ना कि हम ये करेंगे। अवाम की हालत बहुत बुरी है। सर ये खबर है तो कल का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखें, कल का सीपीआई देखें, कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कल जो जारी हुआ वो देखें, आपको अंदाज़ा होगा। और कल हुकूमत के वजारत ख़जाना के तर्जमान ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती हो गई है, महंगाई कम हो गई है। और कल उन्हीं के अपने हुकूमत पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के दादोशुमार देखें तो सर पकड़ लेता है बंदा महंगाई के। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी महंगाई अब कुछ कम होना शुरू होगी। कम से मुराद ये है कि मुझे सही लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा कि जिस तेज़ी से बढ़ रही थी उसमें कुछ यानी समझे स्लो डाउन हुई है। कुछ महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन जिस तेजी से बढ़ रही थी उसमें जरा सब देखें महंगाई का इंडेक्स क्या है। क्या आपके डॉलर की कीमत कम हुई है? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई है? क्या गैस की कीमत कम हुई है? जब इन सारी चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई तो महंगाई किस तरह से कम हो सकती है? यही इंडिकेटर है मेन कि आपका पेट्रोल सस्ता हो जाए, गैस सस्ती हो जाए, दूध, चीनी, आटा, इनकी बात करें आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को, सस्ती हो जाएंगी। लेकिन अच्छा जल्दी से मुझे वो जरा गुलाम साहब पिटीशन का जो बाबर साहब ने कही है जी वो जाएगी, उसके बाद ही सारा होगा मुलाकातें। वैसे आजम नज़ीर तारड़ साहब के नवाज शरीफ के साथ मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वो तो उनकी भी मिले हैं ना, सेनेटर हैं, एहसन बून भी मिले हैं और मेरी इत्तला ये कि वो जहांगीर तरीन से भी मिले। अच्छा जी गुलाम साहब फिर अगली खबर पर जाना है सर। ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उनकी मुलाकात दोनों साहबान से हुई थी। ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब ने उन्हें कहा कि आप, बल्कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें इस तरह की पिटीशन में जाना चाहिए और वो पिटीशन में चले गए हैं। एतराज़ लग गए हैं, एतराज़ दूर भी कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर ये इंटरटेन की जाती है और इसके ऊपर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, ये तो पूरी तरह से ये बात वाज़ेह है कि उसमें मुद्दत का तयन नहीं है जो आर्टिकल है। तो अगर उसको इंसर्ट करने के लिए दो तरह की चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं कि या तो अगर ये एक्सेप्ट होती है फॉर हियरिंग तो ये एडमिशन करने के बाद वो भिजवा दें पार्लियामेंट को कि वो खुद डिसीजन निकाल ले कि 5 साल रखनी है या ताहियात रखनी है, या फिर ये है कि वो खुद। लेकिन मुर्जा साहब अगर पार्लियामेंट में जाती है, अगर पार्लियामेंट में जाती है तो वहाँ पर तो ये आईनी अमेंडमेंट है ना, वो तो फिर 2/3 मेजोरिटी से के बगैर नहीं हो सकती। तो किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीटीआई के होते हुए कोई ऐसी अमेंडमेंट पास हो सकती है? तो पार्लियामेंट से तो ये पास होने वाली नहीं है। कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि उस वक्त पार्लियामेंट में पीटीआई के पास ही हो सारा कुछ। वो तो जो ये आप 1.5 साल बाद की बात कर रहे हैं जिस तरह से वो आगे चल कर हो। नहीं 6 साल बाद नहीं जाएगी, 1.5 साल बाद नहीं जाएगी ये रिसेंटली चली जाएगी कुछ 2-4 महीनों में।
अच्छा, और वहाँ पे भी देखें, अगर वहाँ ना जाएगी तो जज डिसाइड कर देंगे। जजमेंट आज की दूसरी पहेली बन सकता है। आज की दूसरी पहेली आप दोनों के सामने है सर। ये पहली पहेली क्या तो हमने राज सामने रख दिया, मियाँ साहब के हवाले से बात होगी। छोटे मियाँ साहब के बारे में बात करते हैं। खादिम आला हुआ करते थे, अब भी वैसे खादिम आला होंगे, अब वैसे साबिक वज़ीर आला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल की जुर्रत कि वो मुझसे पूछेगा कि जनाब अपने भाई को क्यों नहीं लेकर आए। वो कह रहे हैं कि तौहीन अदालत कर रहे हैं आप। उन्होंने अपना भी फैसला सुना दिया है कि हम तो खुद अटॉर्नी जनरल भर्ती किया करते थे, अब ये कौन लोग हैं जो हमें ख़त लिख कर कहेंगे जी नहीं तो हम आपको अदालत में घसीटेंगे, आप नवाज शरीफ को वापस नहीं लेकर आए, आपने अदालत में कहा था। तो ये अटॉर्नी जनरल अगर इतना ही है तो सर बाबर साहब अदालत चले जाते। ये क्या पहली हुई कि जी वो शहबाज शरीफ साहब को एक मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि देखें जनाब आपने कहा था आप ले आए, नहीं तो हम ये कर दें। शहबाज ने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, तुम कौन होते हो? साहब पहली बात तो ये है कि अटॉर्नी जनरल शहबाज शरीफ से किस कैपेसिटी में पूछ रहे हैं, मेरा तो खुद ये सवाल है। आप भी कोर्ट में थे, आप भी कोर्ट में थे, मैं भी कोर्ट में था। लाहौर हाई कोर्ट जो थी उसने उस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ को गारंटर बनाया। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं था इस पर, और उन्होंने जनाब उनको गारंटर बना के भिजवा दिया। अब अगर ये चाह रहे हैं इनको मसला है तो ये कोर्ट में जाएं और कोर्ट से कहे कि जनाब आपने गारंटर बनाया था नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ बाहर चला गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एक्सट्राडिट डिक्लेयर किया हुआ है और ये वो वापस नहीं आ रहा, तो आप शहबाज शरीफ से कहें कि उसको वापस लेके आए। अटॉर्नी जनरल अपनी हैसियत में या गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई वो वापस क्यों नहीं आ रहा? सवाल तो ये है। रिलीफ शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, उस वक्त का रिलीफ जो था वो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया। 7 अरब रुपया शायद मांग रहे थे, ये हुकूमत चाहती थी जी वो इसकी जमानत देकर। तो कोर्ट उससे एग्री नहीं ना हुई थी, कोर्ट एग्री नहीं हुई और कोर्ट ने जनाब बगैर पैसों के उनको भिजवा दिया। तो ये जो वापस लाना या शहबाज शरीफ को पूछना है ये कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है। सवाल ये है कि जब अटॉर्नी जनरल डायरेक्टली शहबाज शरीफ से पूछेंगे कि जी आप गारंटर थे और उसको वापस लेके आए, तो वो फिर इसी तरह का जवाब देंगे। उनको भी पता है कि अल्टीमेटली ये फैसला कोर्ट में होना है। लेकिन शहबाज शरीफ दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि FIA में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो नून लीग ने एक पीछे मीटिंग की है। अब उनको डर है कि FIA कहीं उनको गिरफ्तार वाकई न कर ले, तो अब तो उन्होंने नून लीग ने यहाँ तक उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब अगर शहबाज शरीफ को बुलाया FIA ने या गिरफ्तारी के लिए वो गिरफ्तार करने की कोशिश की तो भरपूर तरीके से रजिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जनाब वो डंडा बर्दार फोर्स भी तैयार करेंगे, वो धरना भी देंगे और गिरफ्तारी नहीं होने देनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो जिस तरह मरियम साहब जब मरियम साहब वाला इशू था उसी को उन्होंने दोहराया। ये तो फिर तसादुम की कैफियत है। गुलाम रज़ा साहब पहली नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब वाला जो मामला है, हुकूमत क्यों नहीं अदालत जाती? अच्छा ये भी इस रिपोर्ट पर भी नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट पर कहते हैं जी अदालत को इस पर बड़ा सख्त शदीद रद्दमल देना चाहिए, अदालत को करना चाहिए। उस पर वही मामला जो इमरान खान साहब के खिलाफ वो फॉरेन फंडिंग केस में जिस तरह नहीं जाती दूसरी पार्टियां, यहाँ हुकूमत नहीं जा रही, वो खत लिख रहे हैं, ये खत खिताबत हो रही है। अब ये आम शहरियों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इस तरह के ख़त लिखने से और इस तरह की बातें करने से। देखें जो प्रोसीडिंग्स हैं किसी भी कोर्ट की, अगर आपने उसमें हिस्सेदार बनना है, उसमें फ्रीक बनना पड़ेगा आपको। आप जाएं जाके या सरकार की तरफ से आप वज़ीर-ए-आज़म का ख़त उन्हें लिख दें। ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि बड़े वज़ादार आदमी है खालिद जदून साहब जी, तो वो प्रेशर था उनके ऊपर कि ये आप ख़त लिखें, वो नहीं लिखना चाहते थे। उनको पता है कि ये खत इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये वो और उनके इस्तीफे की खबरें जो चली वो इसी वजह से तो नहीं कि वो नाराज और वो कि जी आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं वो इमरान खान साहब ने काम जारी रखने के लिए कहा, वो कुछ और नहीं, वो खान साहब तो नहीं, लेकिन ये है कि अभी जो चले आपने पूछ लिया है, जो अभी चीफ जस्टिस साहब गए हैं उनकी अलाइनमेंट कहते थे कि इनकी उनके साथ है, नए चीफ जस्टिस आएंगे तो शायद वो इन्हें रिप्लेस करवा दें और कुछ इस तरह से। अच्छा। तो ये और तरह की वो जुडिशल मैटर्स हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो ये ख़त उन्होंने लिखा तो ये वैसे वो नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ख़त लिख दिया क्योंकि ये कोई बाहर की अथॉरिटी को ख़त नहीं लिखना था, आपने अपोजिशन लीडर को ख़त लिख रहे हैं। और अगर तो हुकूमत चाहती है कुछ करना तो एडवोकेट जनरल पंजाब को कहे कि वो जाके पेश हों इस पेशी के ऊपर, जो भी पेशी आएगी, क्योंकि जितनी भी पेशियां उस केस में हुई हैं ना, ये बात जो जैसी आप जो जमानतें एडवोकेट जनरल की या जो जमानतें शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई हैं, मुझे वो सर रूडा का केस याद आ जाता है, शहबाज शरीफ ने दी हैं जी, जो जमानतें शहबाज शरीफ साहब ने दी हुई हैं और जो उन्होंने वहाँ पे सबमिट करनी थी तिबी रिपोर्ट्स, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो तमाम चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं।
और इस वजह से अगर अदालत चाहेगी कि वो इनसफिशेंट मवाद है और उनकी गारंटी रिकॉल करनी है तो वो शहबाज शरीफ साहब को देखिए मुर्जा साहब मेरी बात सुने। एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को खत लिखा। अब अगर ये कोर्ट में जाते हैं, नवाज शरीफ ने कोर्ट में अपना जवाब सबमिट करवा दिया है, उनका जो उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने बड़ा तफसील से ये लिख दिया कि जनाब आप तो हॉस्पिटल, आप एक तो ये कि हेल्थ केयर फैसिलिटी के करीब रहें, आपने एयरपोर्ट के करीब भी नहीं जाना, आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इस हालत नहीं है आपकी कि आप सफ़र कर सकें। तो उन्होंने तो लिख के दे दिए कि भाईजान मैं नहीं आऊँगा, मेरे डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया सफ़र करने से। बड़ा क्लियर है, साफ है। अब शहबाज शरीफ जो ग्रंटर है वो किस तरह से जबरदस्ती नवाज शरीफ को लेके आ सकता है? सवाल तो ये है। इस सवाल के जवाब में ये जो गवर्नमेंट ये चाह रही कि शहबाज शरीफ ग्रंटर था ये वापस लेके आए, तो उन्होंने तो कहा है कि जनाब जब तक इनकी एंजियोग्राफी नहीं होती ये वापस नहीं आ सकते। डॉक्टर ने बड़ा कहा है या तो उस डॉक्टर के जो खत है उसके मंदरजात को चैलेंज कर दिया जाए सर, या तो फिर है अब डॉक्टर की ओपिनियन आ चुकी है, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट तो बाद में करेगी। अतात आर्डर ने कहा है कि जी ये सवाबदीद है मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो ना करें, डॉक्टर उनको जो मर्जी कहे। तो ये मियां साहब जब चाहें वो रिपोर्ट अपनी जगह है, वो कभी भी आ भी सकते हैं। लेकिन सर बात ये वो आ सकता है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट किस तरह से जबरदस्ती ला सकती है? मेरा सवाल तो ये है। इसीलिए तो वो बदनसीबी की बातें हो रही हैं। शेख रशीद साहब होता है ना कोई नहीं अंगूर खट्टे हैं कि जाओ जी नहीं आना तो बड़े बदनसीब हो, तुम बड़े बुरे हो यार, तुम आ ही नहीं रही, रिपोर्टें जमा करा रहे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे तीसरी पहली की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है? पहली नंबर 3 ब्रेक के बाद। अब पता चला लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जनाब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि जी ये कोई हुकूमत गिराने के लिए तो है नहीं, ये तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। गुलाम मुर्तज़ा साहब ये तो अब टारगेट ही कोई फ़र्क आ गया है, महंगाई भी पीछे रह गई। महंगाई का तो मार्च देखेंगे अब 23 मार्च को, पता नहीं उस वक्त तक महंगाई कंट्रोल होती है या नहीं होती, लेकिन ये अब जानिबदार गैर जानिबदार मैं कहना चाह रहा था लेकिन जानिबदार निकल गया मुझसे। तो ये गैर जानिबदार कर सकेंगे एस्टैब्लिशमेंट को, या गैर जानिबदार का मतलब ये है कि हम भी तो खड़े हैं राहों में? यही बात है। बुनियादी तौर पे ये दरख्वास्त हाथ में लिए फिर रहे हैं कि अगर कुछ करना है तो हम हाज़िर हैं, अगर कुछ आप बना के कुछ हमारे सुपुर्द करना चाहें तो हम हाज़िर हैं। ये तो दरख्वास्तें हैं हुकूमत लेने के लिए और अपना शेयर लेने के लिए। ये इसमें कहाँ आपको नज़र आता है? अभी तक की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मदाह थे बहुत पहले से। ऐसे ना कहें, क्योंकि जब से बिलावल साहब ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी अगर नहीं थे, इसके पीछे कोई डील होती तो मैं खामोश न रहता। जी, तो जरदारी साहब के जब से जरदारी साहब आए हैं, नो डाउट के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन और 18वीं तरमीम की दो बड़ी जो इनके खाते में हैं बड़ी चीज़ें, लेकिन उसके बाद से हम जो मुफाहमत की सियासत देख रहे हैं, या जो अभी जिस तरह की सियासत की ज़रूरत है इस मुल्क को, जो जैसे हालात हैं उसमें तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि आप या तो देखें ये होता है कि आप इधर भी चिल्म कहते हैं ना वो शेर है जो कि खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो ये बाहर निकले बिलावल साहब बताएं कि भाई मैं हुकूमत के साथ हूँ, हम सपोर्टर हैं, हम इनको सहूलतकार हैं इनके और सहूलत फराहम करेंगे, खुल के बता दें ताकि अवाम को भी पता चले, इनके जो हवारी हैं उनको भी पता चले तो। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि तकरीरें और बातें इस तरह की जैसे बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है और अंदर से वही वारदात खुद डाल दी जाती है। तो ये इस तरह की सिचुएशन में है। अभी आपने गिलानी साहब का और मखदूम शाह मुनकराज साहब का आपने देखा होगा सारा सिलसिला, तो वो भी देखें कितनी नूरा कुश्ती ज़बरदस्त तरीके से होती है। खैर वो तो मुल्तान शहर के होने की बिना पे काफ़ी एक दूसरे से वैसे भी गुस्से में रहते हैं, लेकिन जो बातें की गई हैं वो फैसिलिटेट भी गिलानी साहब ने हुकूमत को किया और हुकूमत ने बातें भी खूब सुनाई। सर और गिलानी साहब को फैसिलिटेट नहीं किया, मुर्जा साहब हुकूमत को फैसिलिटेट नहीं किया, ये उन्होंने स्टेट को फैसिलिटेट किया है। मैं आपको आप जो कहते हैं ना हुकूमत को फैसिलिटेट किया, हो सकता है अंदर से हुकूमत भी ये ना चाह रही होती कि ये बिल पास हो,
और दूसरी तरफ आप मुझे एक बात बताएं कि जब लास्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट के अंदर नोजोक हुई थी, तो बिलावल भुट्टो ने इमरान खान से कहा था कि जनाब इस बंदे से बच के रहें, आपको हमसे नहीं इस बंदे से खतरा है। आपको याद होगा बिल्कुल। तो अब भी जो कल आपने खुद एक बात की कि जनाब के यो तो शाह महमूद कुरैशी की अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन थी कि जनाब ये बिल जो पास हो गया, तो अब मसला ये है कि ये भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो है, ये इनको भी पता है, उसको गिलानी साहब को भी पता है उन्होंने किसको फैसिलिटेट किया, किस पार्टी ने यूसुफ गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवाया, सबको पता है बाप ने बनवाया। किस पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया, सबको पता है किसने बनवाया। तो सर अब आप आप पे जब कर्ज आता है तो आपने कर्ज उतारना भी होता है। तो जिन्होंने इनको चेयरमैन अपोजिशन लीडर बनाया, जिन्होंने सेनेटर बनवाया, तो उनका कर्ज उतारने का टाइम था, तो अच्छा, वो कर्ज उतार दिया पार्टी ने कल। इसमें कोई, मुझे तो ऐसी कोई चंबे की बात ही नहीं है। और बिलावल भुट्टो को बड़ा सारी कौम को पता है कि इसके पीछे क्या चीज थी, क्या डील थी, डील भी सबके सामने। चलें अब ये भी बता दें, गुलाम रज़ा साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, लेकिन फिर ये लॉन्ग मार्च का मकसद क्या रह गया? ये वही कि साहब मेरा एक सवाल है मुर्गा साहब, एक मिनट, एक सवाल का मुझे जवाब दे दें। ये कह रहे हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालना है कि जनाब इलेक्शन न्यूट्रल करवाए जाएं, इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री कराए जाएं। मेरा एक सवाल है, तो फिर ये इसका मतलब ये है कि ये पार्लियामेंट हाउस के सामने तो धरना नहीं देने जा रहे, ये तो फिर रावलपिंडी धरना देंगे। ये तो एक सवाल है। सवाल तो ये तो एहतजाज तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं कि ना वो उनके सामने इन्होंने शर्तें रखनी है। ठीक हो गया। गुलाम रज़ा साहब, जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है, इसमें अवामी फैक्टर तो आप इसको निकाल दें, यकीन माने मायूसी रोज़ाना की बुनियाद पे मायूसी बढ़ रही है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, या छोटी जमातें हों, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कहतुर रजाल है इस वक्त, कहतुर रजाल। मुझे ये शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारी पॉलिटिकल एलीट में एक दो लोगों के अलावा कोई ऐसा शख्स हमें नज़र नहीं आ रहा जिसको हम कह सकें कि यार ये मैच्योर इस हद तक है कि ये कौम के लिए बात कर सकता है, ये अवाम के लिए बात कर सकता है, इसकी सोच अवाम के लिए है। हमें कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे जो भी बात हो रही है, जो पार्टी भी बात कर रही है, वो या तो इक़्तिदार की रस्साकशी है, उसमें अपना शेयर लेना चाहती है, या वो अपने केसेस के हवाले से आगे बढ़ रही है और वो वहाँ से रिलीफ चाहती है, या फिर यह कि अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए इस तरह की बातें, इस तरह के फ़िलासफ़ीज़ घड़ के पेश की जा रही हैं कि हमारा रिज़्क लगा हुआ है, वो लगा रहे। अवाम की इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा, ना अवाम की तरफ देख रहा है, लेकिन और अवाम भी ऐसी मर मुक गई है कि वो भी माना है कि ये तो हम कर ही अवाम के दबाव पर रहे हैं। उन्होंने कहा जी अवाम का दबाव था, इसी दबाव में लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ा। पीपल्स पार्टी कोई चाह नहीं रही थी इस तरह का काम करना, ये तो अवामी दबाव पर उनको करना पड़ गया है। यकीन माने जितनी बातें ये करते हैं, जितने भी हमारे रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की बातें की हैं, जब वो ऐलान कर रहे होते हैं कि अवामी जो दबाव है या अवाम की ख्वाहिशात है, उन लोगों ने 6-6 साल अवाम के साथ सलाम नहीं लिया होता, 5-5 साल अवाम की खबर नहीं ली होती, लेकिन क्योंकि लिख के देने वाले लिखते हैं कि अवाम के लिए कर रहे हैं, तो वो अवाम का नाम ले देते हैं। इनसे पूछे कि अवाम होती क्या है, अवाम का पता है कि अवाम किस साल में है, अवाम मर रही है, अवाम के पास बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। सर वो अवाम आई थी, जमात इस्लामी अवाम ही थी, उनके साथ फौरन देखो उन्होंने धरना दिया, वो जाकर पूछा है सर ऐसे तो ना कि आपने तो सारे के सारे सियासी रहनुमाओं को ही लताड़ के रख दिया है, कुछ नहीं छोड़ा कि जी सारे ये फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सर जी मैं आपसे अर्ज करूँ, जमात इस्लामी की अगर बात करते हैं ना, जमात इस्लामी अपने वर्कर्स को भूखा नहीं मरने देती। वो ऐसा नेटवर्क है जमात इस्लामी का कि गरीब बंदे के बच्चे अगर नहीं पढ़ सकते तो उसी शहर के उमरा जो हैं वो उनको हेल्प आउट करते हैं। खाने का मसला हो तो खाने के मसाइल हल करते हैं, बेटियों के जहेज़ का मसला हो तो जहेज़ के मसाइल हल करते हैं। वो अपने उनके वो वर्कर नहीं है, वो फैमिली है जमात इस्लामी। अगर उनकी आप बात कर, बाकी आप देखें जहाँ पे भी सूरत हाल है वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों लोग, लेकिन वहाँ कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन कोई आज सब्जी की बात नहीं कर रहा, कोई दूध की बात नहीं, दही की बात नहीं कर रहा, कोई बिस्किट की बात, रस की बात, गरीबों की चीनी, आटा,
किसी चीज की कोई बात नहीं हो रही है। सर वो आटा तो सबसे महंगा बीमार हो गया, हैदराबाद वगैरह का, की मैंने वो भी खबर देखी है। लेकिन अब ये जो बातें हो रही हैं, गुलाम रज़ा साहब कर रहे हैं, बाबर साहब आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, इस पर अब वो कहते हैं बिलावल साहब के जी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की तुमने तरदीद की। उन्होंने कहा जी जब से हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ, तब से मीडिया के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए, गुलाम मुर्तज़ा, बाबर डोगर के ज़रिए पार्टी की साख को ठेक पहुँचाई जा रही है। देखें, ये तो बिलावल भुट्टो बड़ी पुराना उनका गिला है, ये तो पे पार्टी का पुराना गिला कि मीडिया उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं करता और मीडिया जो है वो किसी और के हाथों में खेलता है और इनके खिलाफ कुछ ना कुछ। जबकि आपने अप्रिशिएट किया वैसे जब ये उन्होंने धरने पर जाकर चले यकीन दहानी कराई, उन्होंने कहा कि जनाब ये हम करते हैं, आपने कहा कि पीटीआई तो इतना भी नहीं करती लेकिन उस साहब पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे खुद नून लीग के 3-4 MPs MNAs ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि जनाब फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न में जहांगीर तरीन बहुत एक्टिव हुए हैं, नून लीग के MPs MNAs से मिल रहे हैं और उनको दावत दी जा रही है कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया करें। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको नून लीग को कह रहे हैं कि आ जाओ। नून लीग के लोगों को कहा जा रहा है, पीटीआई के लोगों पे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करें। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन जो मैंने कहा कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन लंदन में उनके राब्ते हुए, एहसन भून लंदन में थे और वहाँ उसके बाद आके उन्होंने जो पिटीशन किया, ये खाली इसके पीछे नवाज शरीफ नहीं है, इसके पीछे जहांगीर तरीन भी हैं। और अगर जहांगीर तरीन से जो पाबंदी है वो उठती है तो हम तो सिर्फ नवाज शरीफ को देख रहे हैं, तो उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी, उसके बहुत बड़े पाबंदी अगर नहीं भी उठती तो उनके बेटे हैं या वैसे भी उनका ग्रुप तो है। बेटा रिप्लेसमेंट नहीं है, बेटे तो मियां साहब के भी है, उनका भाई भी है, उनकी बेटी भी है, फिर उनकी पिटीशन क्यों की जा रही है? जहांगीर तरीन की जो अपनी यूटिलिटी है, अब बेटे को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाया जा सकता ना, तो जहांगीर तरीन तो खुद वो बड़े बेसब्री से वो जो आपके साथ उन्होंने एक फार्मूला डिस्कस किया था पता नहीं 10 साल पहले, वो क्लीन लोगों को एक पार्टी बनानी है, वो बनाने मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाबंदी ख़त्म कर देती है या जहांगीर तरीन से ये पाबंदी हट जाती है, नवाज शरीफ से भी हट जाती है, तो मैं आपको बेट लगा के कहता हूं कि नवाज शरीफ की निस्बत जहांगीर तरीन बड़े बेनिफिशरी होंगे इसके। चलें जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करें। FIA में तबादले होते हैं, फिर मनसूख होते हैं, यानी शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन के केसेस को जो लोग देख रहे हैं। अभी बाबर साहब ने जहांगीर तरीन साहब की अहमियत की भी बात कर दी है और इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन में इस ग्रुप के बगैर शायद हुकूमत ना बनाई जा सके। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला। पहले तो हम ये खबरें डिस्कस करते रहे कि यहाँ पर 7-8 चीफ सेक्रेटरी, कोई 8-10 IGs तब्दील हो जाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम है 3-3 महीने, लेकिन फिर रिकॉर्ड नए भी बन रहे हैं कि एक दिन में ही तबादले होते हैं और फिर वापसी भी हो जाती है। FIA में अब ये हुआ है, वो अफसरान जो तहकीकात कर रहे थे शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केसेस की, उनके तबादले किए गए, फिर साथ ही ऑर्डर्स आगे जी मनसूख कर दिए गए हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या, यानी तबादले करने का कौन कहता है और उस पर मनसूख किस तरह से किए जाते हैं, क्योंकि जब शेख रशीद साहब से वज़ीर दाखिला है, अगर देखा जाए तो इंतज़ामी लिहाज से ये वज़ीर दाखिला के अंदर ये अंडर सारे ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो वो लाइल्म है कि पता नहीं किसके कहने पर तबादले और ये वापसियाँ होती हैं। वो तो कहते हैं कि जनाब ये बड़े हाईएस्ट लेवल पर वज़ीर आज़म इंटरवीन करे तो अलग बात है, वरना तो ये ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बाबर डोगर साहब ये सब क्या हो रहा है? और ब्रीफिंग की भी खबरें हैं, मुशीर एहतसाब ने महाज संभाल लिया है, ब्रीफिंग्स ले रहे हैं केसेस की, क्या हो रहा है? देखिए उसामा साहब, जहाँ तक तबादलों की बात है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कोई एक भी तबादला भी रुका नहीं है। जो 9 बंदे लाहौर से ट्रांसफ़र किए गए थे FIA के सिंध में, वो अभी तक ट्रांसफ़र्ड ही हैं। हाँ, यहाँ के जो डायरेक्टर रिजवान है, डॉक्टर रिजवान, वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने ख़त भी लिखा है DG को कि जनाब इनके तबादले जो हैं वो रोके जाएँ, क्योंकि ये उनकी टीम है और उनको इसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। मसला ये इश्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद में बड़ा ये था कि इससे पहले जब शहजाद अकबर साहब थे तो ये बड़ी र्यूमर्स थी, शहजाद अकबर साहब, डॉक्टर रिजवान और इनकी ये जो पूरी टीम है, ये काटल बना हुआ और इन्होंने चीनी जो माफिया था उसकी भी मामनत की, जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप भी शामिल था, जहांगीर तरीन भी शामिल थे। उसके बाद शहबाज शरीफ केस में भी इन्होंने केस को खासा कमज़ोर बनाया, जिसकी वजह से वो कोर्ट से रिलीफ लेने में कामयाब हुए।
पहली तो चीज़ ये है कि उनका ये कहना है कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं उन पे जब इतने सारे केसेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये वो, तो 5-6 केसेस बनाने चाहिए थे। इन्होंने सारा मटेरियल इकट्ठा करके एक ही केस बना दिया। अगर कोर्ट से इस केस में उनको रिलीफ मिल जाता है तो वो क्लियर हो जाते हैं। होना ये चाहिए था कि जैसा GIT ने आसिफ अली जरदारी ओमनी ग्रुप पे 7-8 केस बनाने का उनको कहा गया था, तो 8-9 केसेस में किसी एक में फंस जाता है, किसी एक में बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर एक केस बनाया गया, उसको कमज़ोर किया गया और शुगर मिल माफिया को भी खासा रिलीफ दिया गया और उसके पीछे ये कि उसके पीछे अरबों रुपए की डील है। अब इसी बुनियाद पे ये सारी टीम जो है वो चेंज की गई। अब जो ब्रिगेडियर मुसद्दिक हैं, जो एडवाइज़र हैं, वो अब लाहौर में हैं। आज भी उनको ब्रीफिंग दी गई। शुगर का जो इशू था, शुगर मिल मालकान का जो सारा इशू था, उस पर आज उनको ब्रीफिंग दी गई है। और मेरी इत्तलात ये है कि इवन जो FIA के मुलाजमीन थे जिनको ट्रांसफ़र किया गया, वो भी लाहौर में उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा। आज भी उन सब ने अपने मोबाइल उनके बाहर रखवाए गए हैं और अंदर सारी ब्रीफिंग दी गई है। कल शहबाज शरीफ के केस में सारी ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर ब्रिगेडियर मुसद्दिक कन्विंस होते हैं कि जनाब इन बंदों की लाहौर में ज़रूरत है और इन्होंने वाकई ये केस सही लड़ा है, तो फिर तो वो यहीं पर हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जाए। अच्छा। और अगर वो कन्विंस ना हुए, वो कायल ना हो सके और ब्रीफिंग से वो मुतमईन ना हो सके, तो हो सकता है कि वो फिर अपनी टीम यहाँ पर लेके आएँ और डॉक्टर रिजवान की भी मेरी जो नौकरी है वो भी खतरे में लग रही है। चले, तो कई खबरें बाबर डोगर साहब ने दे दी हैं, लेकिन गुलाम नबी साहब एक बड़ा सवाल अब ये है कि मुसद्दिक अब्बासी साहब कोशिश तो कर रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हो गई, अपना सारा प्लान भी बता दिया, ब्रीफिंग वगैरह भी हो गई, लेकिन वो एक लतीफ़ा है ना कि वो जंगल में किसी को बादशाह बना दिया गया और फिर वो काम तो हुआ नहीं। उसने कहा जी देखें भाग दौड़ मैंने खूब की है। तो ये ना हो कि कहीं मुसद्दिक अब्बासी साहब भी वो बाद में ही कहें कि देखिए मैंने भाग दौड़ भी की है, वो ट्रांसफ़र है, ये किया, वो किया, ऐसे कर दो, वो कर दो, तो ये मामला उस तरफ तो नहीं जा रहा। देखिए जी, अगर मलक साहब वो नहीं कुछ कर सके ना, जो पहले मशीर एहतसाब थे, तो आप भी यानी कि शहजाद अकबर साहब, तो अब मुद्दा साहब उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो बहुत कुछ करके गए हैं। अच्छा। यहाँ की टीम बड़ी खुश है उनसे काफ़ी। अच्छा, वो अगर आप ये देखें, जिस तरह एक तो ना बाबर डोगर साहब एस्टेब्लिशमेंट की खबर होती है तो ये अगले बंदे को बात करने के लायक भी नहीं छोड़ते, इतनी खबरें एकदम से निकाल देते हैं। वो अभी मैं ये कहने लगा था, मैंने कहा कि अगर डॉक्टर रिजवान साहब को भी उनके साथ ही भेज दिया जाए जिनका उन्होंने ख़त लिखा कि इनके साथ मेरा रहना बहुत ज़रूरी है, तो ये खबर मैं देना चाहता था, लेकिन ये बाबर डोगर साहब ने दी। तो वो बात ये है कि अब ना तो नए केस बन सकते हैं, ना अब नई इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। उसमें जो चालान चला गया है वही परस्यू किया जा सकता है। इनके वहाँ होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से चीनी के हवाले से तहकीकात में ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें, इनवाइसेस और स्टॉक, बहुत सारी फेवर्स थी जो कि अंदरूनी खाना फ़राहम की गई। अच्छा। वो नहीं फ़राहम की जा सकती थी। उसमें FBR का भी केस बन सकता था, टैक्स एविजन का। इसके साथ ये था कि गवर्नमेंट के साथ झूठ बोलना, स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें स्टॉक की पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें फिर ये था कि हुकूमत के अपने वज़ीर जो मौजूद थे काबीना में, उनका नाम भी आता था, उनके मिलों में भी काफ़ी स्टॉक मौजूद था। तो ये यानी अपने लोगों को बचाने के लिए फिर ज़ाहिर अगले कहते हैं कि 2 को बचाएंगे, 2 को अगर हुकूमत बचा रही है तो 2 को FIA वाले बचा लेंगे, तो 4-6 तो लोग निकल जाएंगे। तो ये चीनी के हवाले से 85 पर चीनी आ तो गई ना किसी तरह। वो अभी सीज़न है ना, ये सीज़न है, इसमें अब क्रशिंग हो रही है, तो अभी गवर्नमेंट को सारा कुछ देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब क्रशिंग ख़त्म हो जाएगी फरवरी में, जनवरी के एंड तक या फरवरी के मिड तक, तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा। क्या ऐसे ही रहेगी चीनी, या फिर दोबारा उन्हीं के रहम करम पे अवाम को छोड़ दिया जाएगा कि चीनी मिल मालकान जो हैं या स्टॉकिए जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से रेट इसके तय करें। तो अभी इन केस पर्टिकुलरली अगर केस की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की या जहांगीर तरीन साहब के केस की या शुगर मिल मालकान के केस की, उसमें कोई नई चीज़ें शामिल इस वक्त नहीं की जा सकती। वो इन्वेस्टिगेशंस वाले वो लोग अगर यहाँ रहें या वो सिंध में रहें,
तो उनकी टर्म हो अगर इंटरप्रोविंशियल ट्रांसफ़र की वो किसी और जगह भिजवा दी जाए। लेकिन ये है कि फेवर सब ने मिल के दी हैं, एक शख्स ने नहीं दी। डॉक्टर रिजवान साहब भी उसमें उसी तरह से ही शामिल हैं जैसे बाकी लोग शामिल रहे हैं, बल्कि इस तरह की 1-2 स्टोरीज़ भी हमारे बोल के ऊपर भी की गई थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से इनको फेवर्स जो हैं वो दी जा रही हैं। तो अभी वहाँ पे ब्रीफिंग्स हो रही हैं, डॉक्टर मुसद्दक अब्बासी साहब ब्रीफिंग ले रहे हैं। अब वो देखते हैं कि इस बाबत वो क्या ऑर्डर्स करते हैं, यहीं से उनकी इब्तदा होगी। और उनका शहजाद अकबर साहब वाला ही रोल है, वही रोल वो अदा करेंगे। मगर शहजाद अकबर ने जिस तरह से कोशिश की थी लोगों को, मुर्जा साहब जो खौफ है, शहबाज शरीफ साहब का खौफ है सर, उस पे आप बात चले बात करें। मुर्जा साहब इस केस में जो सारी मिठास थी वो तो चली गई, अब अब्बासी साहब को इसमें क्या मिलेगा? अच्छा, वो हाँ जी, वो सही बात है कि मलाई तो उतर गई है, अब पीछे छाछ बची है, उसमें से क्या निकालेंगे? चलें, ये तो आपने बड़ी ज़रूरी बात कर दी। तो ले जो खौफ की बात बाबर साहब आपने की थी, टाइम हमारे पास बिल्कुल 1 मिनट बाकी है। शहबाज शरीफ साहब बड़े खौफजदा हैं, यानी इसका मुसद्दिक अब्बासी साहब से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन FIA पहली केस इस तरह का तैयार कर चुका है। कहीं तो उनको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह की गेम बन सकती है कि राणा सनाउल्लाह साहब से, एक सीनियर लीडर से बयान दिलवाया गया कि हम घेराव करेंगे अदालत का, अगर कोई इस तरह का फैसला आया शहबाज शरीफ के खिलाफ तो अब हम छोड़ेंगे नहीं। सर ये हमजा शहबाज ने भी कुछ इस तरह के इशारे दिए हैं, कुछ लोग उनसे मिले हैं, कुछ शहबाज शरीफ से भी इनने भी इस तरह के इशारे दिए हैं। उनको ये डर है कि 10 तारीख को उनकी बेल जो है वो गवर्नमेंट, सदर मुसद्दिक अब्बासी अब नए आए हैं तो पूरा जोर लगाएगी, गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी कि किस तरीके से ये जो बेल है ये कैंसिल हो। और इमरान खान का सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है, वो जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना। तो अभी तक जो हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन थी वो अभी उसका भी कुछ वो पहले उतर गई, दोबारा अब जानी है और उस पर पता नहीं क्या फैसला आता है, क्या फैसला नहीं आता। टाइम गुजरता जा रहा है और उनको ये खौफ है, डर है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बकौल रशीद साहब 4 जो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं वो माइनस हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम साहिबा। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब चलें, अब मुझे प्रोड्यूसर साहब ने कह दीजिए टाइम ही ख़त्म होगा, तो अभी भी सवाल भी मुकम्मल नहीं हुआ था। चलें फिर किसी वक्त इस हवाले से भी बात ज़रूर कर लेंगे, जो कि कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।